नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी पराया धन। आज ठंड कुछ अधिक है, क्यों न हो। आधा दिसंबर जो बीत रहा है। कल दूरदर्शन पर देखा था कि कश्मीर में बर्फ पड़ रही है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से सिहर रहा है। हिमपात से बढ़ी ठंड का असर यहाँ विदर्भ तक है। थोड़ी देर धूप में बैठने की इच्छा हो रही थी। काम भी कुछ अधिक नहीं था। मैं और अनु ही घर में थे। मेरे पति ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए औरंगाबाद गए हुए थे। मैं शीघ्रता से सुबह का काम निपटाकर छत पर आ गई। अनु बाहर खेल रही थी। मैं ऊपर कुछ पत्रिकाएं भी लेकर आई थी। सोचा था कि धूप का आनंद लेते हुए इन्हें भी पढ़ डालूंगी, लेकिन यह क्या, अभी सुकून से बैठ भी न पाई थी कि कहीं से रोने की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि हमारे पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ से यह आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए मैं उनके घर पहुंची। पूरा परिवार बिलख रहा था। पूछने पर पता चला कि शर्मा जी की बड़ी बेटी का देहांत हो गया। शर्मा जी की माँ, जो बहुत वृद्ध हो चुकी थी, बड़बड़ा रही थी। मार डाला रे मेरी बेटी को, क्या नहीं दिया था। दहेज की सारी मांग पूरी की थी, लेकिन जालिमों ने नहीं छोड़ा मेरी रानी को। अब तक मेरी समझ में आ चुका था कि मामला स्वाभाविक मौत का तो नहीं, हत्या का है। आसपास की महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे शर्मा जी के घर इकट्ठे हो चुके थे। अभी 3 साल पहले ही तो रानी का विवाह हुआ था। उस समय तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। शर्मा दंपत्ति ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई थी जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रानी दुखमय जीवन बिता रही है। हाँ, इन दिनों शर्मा जी कुछ थके हारे जरूर दिखते थे। कुछ दिन पहले तक तो कैसा दबंग रूप था। इतनी जल्दी बुढ़ापे के सारे लक्षण पूरी ईमानदारी से उनके शरीर पर आधिपत्य जमा बैठे थे। हर क्षण प्रसन्न और उत्साहित रहने वाले शर्मा जी में अचानक यह परिवर्तन रानी की ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के कारण होगा, यह सोच पाना हम सभी के लिए कठिन था। पास पड़ोस के सभी लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। मिसेस सिंह ने धीरे से कहा, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी बात थी, लेकिन इन लोगों ने कभी भनक भी नहीं लगने दी। मिसेस गुप्ता ने उनका अनुसरण किया। सच कहती हैं आप, लेकिन छुपाने का क्या कारण रहा होगा? बेटी के ससुराल वालों की बड़ाई करके अपनी सफलता की झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लग गया होगा। मिसेस देशमुख ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ इसी तरह की बातें पुरुषों की भीड़ में भी हो रही थी। मुझे इन बातों में कोई खास रस नहीं मिला। मैं आगे बढ़कर मिसेस शर्मा के पास पहुंची। कुछ औरतें उनके आसपास बैठकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थीं। मैं चुपचाप वहीं बैठ गई। कमरे की एक दीवार पर रानी की बनाई गई एक पेंटिंग टंगी थी। 10-12 साल की एक लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़े निश्चिंत हो जंगली रास्ते से चली जा रही है। यह पेंटिंग पहले भी मुझे आकर्षित करती रही थी, किंतु आज रानी की स्मृति से जुड़ जाने की वजह से मैं अपनी नजरें उस पेंटिंग से हटा नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि यह 10-12 वर्ष की लड़की स्वयं रानी है और अपनी माँ का हाथ पकड़े दुनिया से बेखबर जंगली रास्ते पर चली जा रही है। अचानक मुझे लगा कि रानी बड़ी हो गई है। उसकी माँ कहीं रास्ते में छूट गई है। वह अकेले ही आगे बढ़ी जा रही है। सहसा अनेकों हाथ और पैर उसकी तरफ बढ़े। वह उनसे बचने के लिए भागने लगी और चीख चीख कर माँ को बुलाने लगी, लेकिन सब व्यर्थ। वह दानवी हाथों के बीच घिर चुकी है। भय से उसकी आंखें चौड़ी विस्फारित होती जा रही हैं। कुछ देर खुद को बचाने का अथक प्रयास, छटपटाहट और फिर अंतहीन खामोशी। मैं चौंक पड़ी। इस पेंटिंग में मुझे यह क्या दिखने लगा? मैं अपनी गीली आंखों को पोंछकर फिर से पेंटिंग की तरफ देखने लगी। सब कुछ सामान्य था। वही 10-12 साल की बच्ची, उसकी माँ। किसी महिला की आवाज मेरे कानों से टकराई, दहेज भी तो आप लोगों ने कम नहीं दिया था। मैंने तो अपनी रंजना की शादी में लड़के के माँ बाप से साफ कह दिया था कि दहेज की उम्मीद मुझसे मत करना। बस सुसंस्कारित बेटी दे रही हूँ जो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। हमारी रंजना ने भी उन लोगों को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अब तो रंजना के बगैर उनके घर का पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सोचने लगी कि ये देवी जी मिसेस शर्मा को समझाकर
उनका दुख कम करने आई हैं या अपनी रंजना का गुणगान करके उन्हें और दुखी करने? न जाने क्यों मैं ऐसी जगहों पर कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, आवाज ही नहीं निकलती मुंह से। और बोलूं भी तो क्या? क्या यह कहूं कि बेटी की मृत्यु कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, इसलिए आप लोग धैर्य रखें? या कहूं चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा? या समझाऊं कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं? कैसे कहूं उस जन्मदात्री से कि आंसू पोंछ ले, इन्हें बहाना व्यर्थ है, अब रानी नहीं लौटेगी? मेरे दिमाग में शब्द चूक गए हैं, या फिर मेरे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो यहाँ बोला जा सके, इसलिए मौन ही रहती हूँ। ये महिलाएं न जाने इतनी बड़बड़ कैसे कर रही हैं। मैं फिर से पेंटिंग में उलझ जाती हूँ। 10-12 साल की लड़की, उसकी माँ, घनघोर जंगल। मुझे लगा ये जो 10-12 साल की लड़की है वह मेरी अनु है और मैं उसे लिए चली जा रही हूँ। अचानक मैं पेंटिंग से गायब। अनु अकेली, फिर से वही दानवी हाथ, अनु का चीखना। मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी अनु, नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। कमरे के एक कोने में एक कुर्सी रखी थी, मैं जाकर उस पर बैठ गई। सब शोक संतप्त परिवार को अपने अपने ढंग से समझा बुझाकर लौट रहे थे। जब मैं यहाँ आई तब अनु बाहर खेल रही थी। मेरी नज़र बाहर गई तो मैंने देखा कि अनु अन्य बच्चों के साथ बरामदे में बैठी है, एकदम चुप और अवाक। शायद पूरी घटना जान गई है। मेरी नज़र कमरे के भीतर जाने वाले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के पास ही एक कोने में सपना एकदम अकेली, घुटनों में सिर छुपाए बैठी है। सपना रानी की छोटी बहन है तथा उसने इसी साल MBBS की पढ़ाई पूरी की है। मैं उठकर उसके पास गई, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उसने सिर ऊपर उठाया। आंखें लाल हो गई थीं तथा पलकों के कोर कुछ भीगे थे। मैं उसके पास बैठ गई। मेरे बैठते ही उसने अपना सिर मेरी गोद में डाल दिया और हिचकियां लेकर रोने लगी। मैं उसके सिर और पीठ को सहलाती हुई अपने आंसुओं को रोकने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। कुछ देर बाद सपना की हिचकियों की आवाज बंद हो गई, लेकिन वह अपना सिर उसी तरह मेरी गोद में डाले बैठी रही। शायद उसे सुकून मिल रहा था। क्षण भर में ही कितना कुछ बदल जाता है जीवन में। अभी कुछ दिन पहले तक तो यही रानी धमा चौकड़ी मचाती अपनी सहेलियों के साथ इसी मोहल्ले में खेलती थी। मैं सपना के पास बैठी, उसे अपने स्पर्श और सानिध्य से मूक सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी, किंतु मेरे दिमाग में बचपन से अब तक के रानी के अनेकों रूप कौंध रहे थे। हंसती खिलखिलाती रानी, शांत गंभीर रानी, स्कूल में अनेक पुरस्कार पाने वाली रानी, व्यवहार कुशल रानी, जिंदा दिली की तो मिसाल थी ही वह। जिस जगह रानी बैठी हो वहां कोई चुप और निराश बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। क्या कमी थी उसमें? क्यों हुआ उसका दुखद अंत? उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, कौन जाने। कितने ही अनसुलझे प्रश्न रानी के साथ ही समाप्त हो गए थे। अनु अब भी बरामदे में ही बैठी है। न जाने क्यों बार बार मुझे अनु में रानी दिख जाती है। मेरा कलेजा सिहर उठता है। कमरे में अब भी भीड़ है, लोगों का आना जाना अब भी जारी है। आसपास रहने वाली बहुत सी औरतें अपना फर्ज निभाकर जा चुकी थीं। पुरुषों की भीड़ में भी नए चेहरे दिख रहे थे। कितना संवेदन शून्य और औपचारिक होता जा रहा है इंसान। किसी के दुख में भी आना फर्ज निभाने से अधिक कुछ नहीं है। तभी तो सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खिसक लिए। चले आना, अपनत्व के कुछ बोल बोलना और उठकर चले जाना, सब कुछ मशीनी हो गया है। अचानक शर्मा जी की क्रोध भरी किंतु दयनीय आवाज कमरे में गूंजी। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, आग लगा दूंगा कमीनों के घर में। जिंदगी भर सब जेल में चक्की न पीसे तो कहना। मैं अपनी बेटी की एक एक टीस का बदला उन नमक हरामों से लूंगा। मरने के लिए मैंने नहीं विदा किया था रानी को। शर्मा जी की आवाज से कमरे में स्तब्धता छा गई। अतिशय दुख और क्रोध से लगभग हाफते हुए उन्होंने बोलना जारी रखा। रानी, बेटा तुम देखना, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम्हारे हत्यारों को सजा दिलाकर तुम्हारी आत्मा को तृप्त करूंगा। मैं भी जिंदा हूं बेटा, तुम पर किए गए अन्याय का गिन गिन कर हिसाब लूंगा। सपना जो अब तक मेरी गोद में सिर छुपाए चुपचाप बैठी थी, पिता की बात सुनकर उसके अंतर्मन में भी जैसे कुछ जल उठा। उसने अपना सिर उठाया और विद्रोही किंतु कातर स्वर में बोली,
जिंदा तो आप तब भी थे पापा, जब दीदी जिंदा थी। करना तो कुछ उस समय चाहिए था। क्या आपको पता नहीं था कि दीदी वहां कैसा जीवन बिता रही हैं? सपना की आवाज थोड़ी तेज हुई। अरे पिछली बार जब दीदी यहाँ आई थी तो लौटकर फिर से उस घर में नहीं जाना चाहती थी। यहीं रहकर नौकरी की तलाश करना चाहती थी। तब उनकी सारी समस्याओं को सुनने के बाद भी आप ही ने तो कहा था पापा कि शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। हर चीज अपने केस में शोभित होती है और शादी के बाद लड़कियों का केस उनकी ससुराल है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर घर में होती हैं। मैं उन लोगों से बात करूंगा। तुम भी थोड़ा सह लिया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटी की आवाज सुनकर मिसेस शर्मा, जो अब तक अनवरत रोए जा रही थी, ने सिर ऊपर उठाया। कहना वह भी यही सब चाहती थी, लेकिन दुखी पति को और आहत करने का उनका इरादा नहीं था। सपना के हर वाक्य को मौन समर्थन देती हुई वह शून्य में ताकने लगी। सपना का बोलना जारी था। किस आधार पर आप सब कुछ ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे, वह तो आप ही जाने। दीदी की ससुराल की एक एक बात से तो आप अवगत थे पापा। क्यों नहीं आप फिर से दीदी को इस घर में स्थान दे पाए? क्या लड़कियां इतनी पराई होती हैं कि उन्हें अच्छा घर वर न मिलने पर भी वहीं रहने पर मजबूर होना पड़े? लड़कियों की शादी के बाद माँ बाप इतने निश्चिंत क्यों हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ही लड़की का दर्द पराया लगने लगता है? अरे ससुराल का हर व्यक्ति तो सचमुच पराया होता है। वह अगर निर्दयता दिखाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया है, विवाह होते ही कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। माँ बाप की इसी उपेक्षा से तो ससुराल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बेटी मायके की ही रोटी तोड़ रही है, ससुराल में नहीं निभा पाई। यह सब सुनना क्या दीदी की मौत के दुख से अधिक कष्टदायी था पापा? लड़कियों की शादी के बाद बिना यह तय हुए कि सब कुछ ठीक ठाक है, कैसे निश्चिंत हो जाते हैं माँ बाप? दीदी की आत्मा आपसे पूछ रही होगी कि मैंने कौन सी गलती की थी कि आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अपने उत्तरदायित्व से बचने का व्यर्थ प्रयत्न न करें पापा। सपना की बातों से कमरे में गहन स्तब्धता छा गई। शर्मा जी टूटे वृक्ष की तरह दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। सबकी निगाहें शर्मा जी पर केंद्रित थीं। सच ही तो कह रही थी सपना। लड़की की शादी करके लोग उससे इतनी दूरी क्यों बना लेते हैं कि उसे सताया भी जाता रहे तब भी कुछ नहीं बोलते। जब दुष्यंत ने शकुंतला को तिरस्कृत किया था, तब माँ मेनका ने शकुंतला को उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया था, अपितु बेटी को ऋषि के आश्रम में पहुंचाकर उसकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर ही निश्चिंत हुई थी। जब अप्सरा होकर भी मेनका ने पुत्री प्रेम और स्वकर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया था, तब भला साधारण गृहस्थ किस प्रवंचना के वशीभूत हो अपनी ममता को तिलांजलि दे देते हैं और बेटियों के दुख को मूक दर्शक बने मात्र निहारते रह जाते हैं। बेटी पराया धन है, लेकिन क्या इतना पराया कि उसे कोई मार तक डाले और हम बेटी वाले बने सिर्फ हाथ जोड़ते रहें, या फिर स्थिति के सुधर जाने का इंतजार भर करते रहें? कैसी विडंबना है यह! बेटियां पराया धन कैसे हो सकती हैं? पराये धन के विछोह का इतना दर्द तो नहीं होता। पराये धन के अर्थ को सही मायने में समझना होगा। एक महिला ने उठकर शर्मा जी को पीने का पानी देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। उनका मौन उनकी आंखों से अश्रुधारा बनकर बहने लगा था। उन्होंने डबडबाई आंखों से सपना की ओर देखा और फूट पड़े। शायद कह रहे हो, ठीक ही कह रही हो बेटी। मैं ही हूं तुम्हारी बहन, अपनी बिटिया रानी का हत्यारा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी पराया धन।